Warm greeting, everyone. I take immense pleasure to speak today so my ideas and thoughts can be spread and heard out of the college. Therefore, I, with all respect and thanks to the principal and college for giving me this platform. I am Dr. Sanjay Kumar Singh, Head of Department Philosophy, DAV PG College, Varanasi. Today, I will discuss about the Western philosophy, especially Kantian philosophy. You know, Kant is a very famous and broad philosopher in the field of philosophy. There are some important points in Kantian philosophy which is very necessary for the UG and PG level students and also for civil services examination. First important point of Kantian philosophy is, what was the real problem of Kant? Real problem of Kant is scientific knowledge. Kant's want to define scientific knowledge. And the second is, his work is known as critic. Why his work is known as critic? And the third is, he is considered to be as reconciliator. And the third is very, very important point in Kant philosophy, possibilities of synthetic a priori judgment. And the fourth point is knowledge formation process. And the fifth point is transcendental idealism. And the sixth is theory of causation or causality of Kant. It's also very important. And next point is Kant philosophy is considered to be as Copernicus revolution. And the last point is space and time. सबसे पहले जब हम कांट को शुरू करते हैं तो हमने देखा है कि जो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि कांट जो है साइंटिफिक नॉलेज को डिफाइन करना चाहते हैं, तो साइंटिफिक नॉलेज था क्या कांट के अनुसार? तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा. सबसे पहले हम प्लेटो की बात करते हैं. प्लेटो कहता है कि नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी. ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होना चाहिए. बुद्धिवादी कहते हैं, रैशनलिस्ट फिलोसोफर कहते हैं कि नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी. और कांट कहता है कि ज्ञान सार्वभौम होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए और नवीन होना चाहिए. जबकि अनुभववादी लाक क्या कहता है? ज्ञान प्रत्ययों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण है. प्रत्ययों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने हमको फोन किया और वो हमको 20 साल बाद फोन करता है और मैं उसका फोन रिसीव करता हूं और बोलता है हेलो सर, और मैं उसकी आवाज को आइडेंटिफाई कर लेता हूं. दिस इज ए प्रत्ययों की अनुकूलता. मैंने उसकी आवाज को आइडेंटिफाई कर लिया. अगर हम उसकी आवाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये प्रत्ययों की प्रतिकूलता कही जाएगी. तो लॉक कहता है कि ज्ञान प्रत्ययों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण है. जब हम ह्यूम की बात करते हैं तो ह्यूम कहता है नॉलेज इज डाउटफुल. ज्ञान संदिग्ध है. और ह्यूम ने यह कहते हुए कहा कि बुद्धिवादियों द्वारा दिया गया एग्जाम्पल 2 + 2 = 4 इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी, ये सही नहीं है. ये कहता है, एग्जाम्पल के माध्यम से ह्यूम समझाता है उसी पैटर्न पे कि 2 बूंद जल और 2 बूंद जल को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 बूंद जल आएगा. 2 + 2 = 4 यहां नहीं हो रहा है. फिर ह्यूम कहता है 2 लायंस एंड 2 गोट्स, अगर हम 2 शेर को और 2 बकरियों को 4 घंटे के लिए कमरे में बंद करते हैं तो 2 शेर ही बचेगा. सो
वह कहता है कि ज्ञान संदिग्ध है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं ह्यूम के संबंध में कि ह्यूम के ऊपर आरोप लगता है कि ह्यूम ने लॉक के अनुभववाद को संशयवाद में बदल दिया, क्योंकि ह्यूम ने गॉड को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, वर्ल्ड को नहीं माना। वो सशंकित थे, संशय में थे इन पॉइंट्स पे, इसलिए इनके ऊपर आरोप लगता है कि इज अ स्केप्टिक फिलोसफर। लेकिन टुडे वी विल डिस्कस स्पेशली अबाउट कांट। तो कांट का जो फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम फॉर कांट। कांट की जो रियल प्रॉब्लम थी, कांट वांट्स टू डिफाइन साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो कांट के अनुसार साइंटिफिक नॉलेज वही होता है जो सार्वभौम होता है, जो अनिवार्य होता है और जो नया होता है, जिसमें न्यूनेस होती है। ठीक है, तो कांट ने कहा कि ज्ञान में सार्वभौमता और अनिवार्यता, यूनिवर्सलिटी एंड नेसेसिटी, रैशनलिज्म से आती है, और न्यूनेस और नोवेलिटी एम्पिरिसिज्म से आती है। ऐसा ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, सही ज्ञान होता है, जो सार्वभौम होता है, अनिवार्य होता है और उसमें न्यूनेस होती है। कांट का जो वर्क था वह क्रिटिक क्यों कहा जाता है? क्रिटिक करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कांट ने बुद्धिवादियों और अनुभववादियों को वन बाय वन करके क्रिटिसाइज किया था। जब हम बुद्धिवादियों की बात करते हैं तो रेशनलिस्ट फिलोसफर में पहला फिलोसफर मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर में रेने देकार्त था। रेने देकार्त ने माइंड बॉडी रिलेशन की बात की है। वो माइंड बॉडी रिलेशन को बताने के लिए डेकार्ट कहता है कि माइंड बॉडी के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह पीनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है, और पीनियल ग्लैंड माइंड बॉडी को कंजुगेट करता है, रेडिएट करता है। एक की क्रिया के विपरीत दूसरे में प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद डेकार्ट जो है सीन से गायब हो जाते हैं। इसी तरह स्पिनोजा आते हैं, तो माइंड बॉडी रिलेशन को बताते समय स्पिनोजा ने पैरेललिज्म का एग्जाम्पल दिया है, समानांतरवाद का। तो इसकी भी कहीं ना कहीं आलोचना होती है। इसी क्रम में जब हम लाइबनिज की बात करते हैं तो लाइबनिज ने प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी के माध्यम से माइंड बॉडी रिलेशन को समझाया है। स्पिनोजा ने कॉजिटेशन और एक्सटेंशन की बात की है, और लाइबनिज ने एप्टिशन की बात की है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस मुद्दे पे बुद्धिवादियों की आलोचना होती है और बुद्धिवादियों के ऊपर डॉगमेटिक होने का आरोप लगाया जाता है कि डॉगमेटिक मीन्स अनक्रिटिकल एटीट्यूड। बुद्धिवादी अपने विचारों के सामने दूसरे का नहीं सुनते थे, तो उनको डॉगमेटिक कहा गया। इसी क्रम में जब हम अनुभववाद पे आते हैं, एम्पिरिसिज्म पे आते हैं, तो इसी तरह की बातें ह्यूम के साथ आती हैं। ह्यूम गॉड को नहीं मानता, सेल्फ को नहीं मानता, वर्ल्ड एज ए होल को नहीं मानता। हालांकि लॉक ने माना था। लॉक ने कहा था कि दिस इज अ सपोर्ट ऑफ क्वालिटी। वो सपोर्ट कहाँ है? वो माइंड में मानता है। बर्कले भी कहता है सपोर्ट ऑफ क्वालिटी की बात करता है, उसका सपोर्ट वो बाहर मानता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में मानता है। ठीक है, लेकिन ह्यूम जो था वह तीनों चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए ह्यूम के ऊपर जो है संशयवादी होने का आरोप लगाया जाता है। तो कांट ने यहाँ पे क्या किया? कांट ने बुद्धिवादियों से यूनिवर्सलिटी और नेसेसिटी लिया, और अनुभववादियों से न्यूनेस लिया, नॉवेल्टी लिया, और कहा कि ज्ञान के लिए यूनिवर्सलिटी, नेसेसिटी एंड न्यूनेस शुड बी मस्ट। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। यह कांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी लगा दिया कि पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या यह संभव है? इस संबंध में कांट कहता है कि दो तरह के सेंटेंस बताता है वो, एक एनालिटिक
और दूसरा सिंथेटिक। कहता है कि नॉलेज इज जजमेंटल, नॉलेज इज जजमेंटल, organized and conceptualized. Judgment is of two types. First is analytic judgment and second is synthetic judgment. अब एनालिटिक जजमेंट के संबंध में वो कहता है, सबसे पहले कांट ये कहता है कि ज्ञान में पहली शर्त क्या है, न्यूनेस होनी चाहिए, नॉवेल्टी होनी चाहिए, फिर यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए और उसके बाद नेसेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एनालिटिक जजमेंट में क्या होता है। एनालिटिक जजमेंट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से कांट ने समझाया है। वो कहता है कि बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, हियर बैचलर इज सब्जेक्ट एंड अनमैरिड मेल इज प्रेडिकेट। ठीक है, बैचलर इज अनमैरिड मेल। अब यहां प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को रिपीट किया गया है। केवल बैचलर कहने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें अनमैरिड मेल कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, टोटोलॉजी आ जाती है, रिपीटिशन आ जाता है, इसलिए इससे हमें ज्ञान संभव नहीं है। इसमें न्यूनेस नहीं है, क्योंकि इस एनालिटिक स्टेटमेंट में न्यूनेस नहीं है, प्रेडिकेट में कोई नवीनता नहीं है, ये टोटोलॉजी है, सब्जेक्ट को ही रिपीट कर दिया जाता है। दूसरा है, फर्स्ट हो गया एनालिटिक और दूसरा हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक जजमेंट इज ऑफ टू टाइप, अ पोस्टेरियोरी and a priori. ठीक है, a posteriori is based on sense experience and a priori is based on reason. तो जो सेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, जैसे a posteriori, एक बेसिक फिलोसफी है वेस्टर्न फिलोसफी, द थिंग विच इज बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस इज ऑलवेज चेंजिंग। जो चीज बार बार बदलेगी, जो ज्ञान अनुभव पे आधारित होगा वो चेंज होगा और उसमें नवीनता आती जाएगी। तो अ पोस्टेरियोरी जजमेंट से हमें नवीनता प्राप्त होती है। ठीक है, इस संबंध में कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं कांट की, उसको हम बताते हैं इसके बाद। और दूसरा क्या है, अ प्रियोरी जजमेंट। अ प्रियोरी जजमेंट इज इनेट, दैट इज बेस्ड ऑन रीजन। तो हमने आपको अभी चर्चा किया कि इनेट आइडिया कौन दिया था, बुद्धिवादियों ने दिया था। तो बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान क्या होता है, यूनिवर्सल और नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे हमें एप्रियोरी जजमेंट से यूनिवर्सलिटी और नेसेसिटी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और पोस्टेरियोरी से नवीनता प्राप्त होती है, नोवेलिटी प्राप्त होती है, न्यूनेस प्राप्त होती है, और अप्रियोरी से यूनिवर्सलिटी एंड नेसेसिटी प्राप्त होती है, जो कि कांट के अनुसार दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर द साइंटिफिक नॉलेज। फॉर सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट, न्यूनेस, यूनिवर्सलिटी एंड नेसेसिटी। अब यहां पे कांट की आलोचना होती है। आलोचना में कहा जाता है कि सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। जब सिंथेटिक होगा तो एप्रियोरी कैसे होगा? सिंथेटिक इज बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस, एप्रियोरी इज बेस्ड ऑन रीजन। आलोचक कहते हैं ऐसा, लेकिन कांट कहता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कांट के अनुसार, सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कांट ने एग्जांपल दिया है 5 + 7 = 12। हियर 12 इज नॉट ऑलरेडी इंटेल्ड इन 5 + 7 अकॉर्डिंग टू कांट। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि 12 इज ऑलरेडी इंटेल्ड इन 5 + 7, क्योंकि कांट जो बताता है वो उस चीज को आलोचक नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि 12 जो है पहले से 12 में सम्मिलित है, लेकिन कांट कहता है कि नहीं, वो पहले से सम्मिलित नहीं है। 5 + 12 के बीच में प्लस होता है, प्रोसेसिंग होती है, यही अंडरस्टैंडिंग होती है। जब ज्ञान हमारे अंडरस्टैंडिंग में जाता है तो वो प्रोसेस करता है, ये प्रोसेसिंग के बाद 12 होता है। तो दिस इज सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट अकॉर्डिंग टू कांट। फिर अगले पॉइंट पे हम आते हैं, व्हाट अबाउट द नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस। कांट के अनुसार नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है?
कांट कहता है कि नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑफ 3 टाइप। सबसे पहले वो कहता है कि ऑल ओवर नॉलेज बिगिंस विथ सेंसेस, प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स विथ नॉलेज। ठीक है, इस बात को ऑल ओवर नॉलेज बिगिंस विथ सेंसेस ह्यूम भी कहता है, लेकिन कांट इसमें आगे जोड़ देते हैं कि प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स विथ नॉलेज। ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा ये। तो कांट ने कहा कि नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट, लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, सेकेंड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड, लेवल ऑफ रीजन। अब लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हुए कांट ने कहा था कि ऑल ओवर नॉलेज बिगिंस विद सेंसेशंस। जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है तो उस वस्तु से संवेदनाएं, हंड्रेड्स ऑफ सेंसेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स अस। उस वस्तु से संवेदनाएं हमारी तरफ आती हैं। किधर आती हैं? अंडरस्टैंडिंग की तरफ आती हैं। ठीक है, एंड इट हैज टू पास थ्रू द स्पेस एंड टाइम एंड 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब किसी वस्तु का हमें ज्ञान होता है तो वहां से संवेदनाएं चलती हैं और वो डिस्क्रीट होती हैं। स्पेस एंड टाइम में आने से पहले वो संवेदनाएं डिस्क्रीट होती हैं, अनऑर्गेनाइज होती हैं, फिर वो स्पेस एंड टाइम में आती हैं। स्पेस एंड टाइम से क्रॉस होने के बाद उसमें लीस्ट मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद वो 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाती है। अब 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सबसे पहले इसको एरिस्टोटल ने यूज किया था, 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। इसको कांट ने एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो ये संवेदनाएं 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। उसके बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखना है कि कांट को जो रिकंसिलेटर बोला गया है, तो यहां पे नॉलेज प्राप्ति में रिकंसिलिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जानते हैं कि स्पेस एंड टाइम इज इनेट। क्या है? इनेट है। दैट इज बेस्ड ऑन रीजन। एंड जो हमारी संवेदनाएं आ रही हैं वो क्या है? इम्प्रेसिज्म। वहां से इम्प्रेसिज्म के अनुसार जो है संवेदनाओं की बात कौन करता है? इम्प्रेसिज्म करता है। तो ये संवेदनाएं सबसे पहले स्पेस एंड टाइम को क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करती हैं वो, तो यहाँ पे रेशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म का रिकंसिलिएशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जैसे ही क्रॉस करती हैं उसके बाद 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक एक, उसको मोल्ड भी आप कर सकते हैं, ब्लॉक्स भी कहते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं आप। तो अंडरस्टैंडिंग, जैसे 12 अंडरस्टैंडिंग के ब्लॉक्स हैं, मोल्ड्स हैं, सांचे हैं। तो पर्टिकुलर सेंसेशन पर्टिकुलर मोल्ड में आते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया हमारा लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें हमने आगे का भी बता दिया थोड़ा। तो अब नेक्स्ट क्या है? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुरू होता है स्पेस एंड टाइम के बाद। तो जब संवेदनाएं स्पेस एंड टाइम को क्रॉस करने के बाद वो 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। ठीक है, फिर वो संवेदनाएं प्रोसेस होती हैं, फिर उन्हें हमें जो है प्रॉपर नॉलेज प्राप्त हो जाता है। सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट की प्राप्त हो जाता है, और सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट इज अ प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कांट। अब हमें प्रॉपर ज्ञान की, प्रॉपर नॉलेज की प्राप्ति सेकेंड स्टेज पे हो जाती है। दिस इज अ नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस। थर्ड क्या है? अब हमें थर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लेवल ऑफ रीजन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कांट सेज माई रीजन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ नॉलेज, इट वॉन्ट्स टू नो बियॉन्ड नॉलेज। वो नॉलेज के बाद भी जानना चाहता है। मेरा रीजन यहाँ सेटिस्फाइड, प्रॉपर नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो फिर हम लेवल ऑफ रीजन की बात करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ सेंसेशंस कमिंग टुवर्ड्स अस, ओनली सम ऑफ देम पासेस थ्रू द स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे वो मार्बल और टेबल का एग्जांपल देता है। कहता है कि एक हम टेबल ले लें और उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लें, झुका लें, और उसमें छोटे छोटे होल्स बना दें, और फिर उस टेबल के ऊपर हम मार्बल्स छोड़ें ऐसे।
तो जितने होल्स होंगे उतने उतने होल्स में मार्बल्स अटक जाएंगे और शेष मार्बल जो है नीचे चले जाएंगे। तो होल्स का सेंस क्या है कि जो स्पेस एंड टाइम से संवेदनाएं आती हैं वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में आती हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो एक तरह से होल का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्ञानेंद्रियों का ही कॉन्सेप्ट है कि जो इंद्रियां रिसीव करती हैं नॉलेज उसी को हम जान पाते हैं और एक्स्ट्रा नहीं जान पाते। जिसको रिसीव नहीं कर पाते उसको हम नहीं जान पाते, ठीक है। तो वो कहता है कि नॉलेज जो हमें मिलता है इस मेथड से, जो एग्जांपल देता है वो टेबल और मार्बल्स का, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट होता है। इसके बाद 3 आइडिया ऑफ रीजन की बात करता है कांट। 3 आइडिया ऑफ रीजन में माइंड, बॉडी एंड सोल आता है। माइंड, बॉडी एंड सोल, दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ माई फेथ। कहता है कि यह मेरे आस्था का विषय है, यह बुद्धि का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, ठीक है। माई नॉलेज इज कन्फाइंस टू माई सेंसेशंस ओनली। हमारा ज्ञान जो है हमारे संवेदनाओं तक ही सीमित होता है और हमें इसको टेस्ट पास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में कांट ने नोमेना और फेनोमेना की भी बात की है। वह कहता है कि नोमेना इज ट्रांसेंडेंटल वर्ड, गॉड, वर्ल्ड एंड सोल is a nomena. It is beyond our sense experience. Nomena is unknown and unknowable according to Kant. And phenomena is the sensual world. External world is a sensual world which I can see by our senses. ठीक है? But our reason is not satisfied with knowledge. It wants to see beyond knowledge. ठीक है? अब लेवल ऑफ रीजन के बाद आइडिया ऑफ रीजन पे हम आते हैं। कांट सेज माय रीजन विल यूज सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज टू स्पेकुलेट थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज। थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज मीन्स नोमेना। वो प्रॉपर नॉलेज का यूज कहाँ पे करता है? नोमेना के बारे में जानने के लिए करता है। नोमेना क्या है? दैट इज बियॉन्ड आवर सेंस एक्सपीरियंस, जिसका ज्ञान हमें इंद्रियानुभव से नहीं होता है, ठीक है। आगे कांट कहता है इफ यू ट्राई टू प्रूव सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ रीजन देन वी गेट सूडो नॉलेज, सूडो इल्यूजन एंड ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन। कहता है हमें अगर हम रीजन के आधार पे हम आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रच्छन्न ज्ञान होगा, सूडो नॉलेज, सूडो इल्यूजन, प्रच्छन्न भ्रम होगा या अतीन्द्रिय भ्रम होगा, ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन होगा और रियल नॉलेज नहीं होगा। इसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या है? एक स्टेटमेंट है जब हम आत्मा को रीजन के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं या रीजन के आधार पर आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में जब मैं कुछ कहना चाहता हूं तो उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज किया है, वर्ड यूज किया है, वो क्या है? सिलोजिज्म। दूसरा वर्ड उसने यूज किया है एंटीनोमिस। एंटीनोमिस में क्या होता है? वह कहता है कि जब हम वर्ल्ड के बारे में रीजन के आधार पर जानना चाहते हैं तो जो ज्ञान प्राप्त होता है दैट इज ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन रिलेटेड टू वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एंटीनोमिस। और जब हम गॉड के बारे में जानना चाहते हैं इसको कहता है आइडियल ऑफ प्योर रीजन। तो जो जिस सेंटेंस को उसने यूज किया है वो है आइडियल ऑफ प्योर रीजन दैट इज ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन रिलेटेड टू गॉड, ठीक है। अल्टीमेटली कांट कहता है कि जो नोमेना है, जो गॉड है, वह हमारे आस्था का विषय है, वो हमारे डिबेट का विषय नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की। व्हाट अबाउट द ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू कांट? दिस इज वेरी क्लियर। The transcendental idealism of Kant is different from Berkeley and Yogacar Vigyanvad. According to Berkeley and Yogacar Vigyanvad, no material world are there, nothing exists outside the mind, and the external world merely a mental projection that is not real.
लेकिन कांट क्या कहता है, वी कैन नेवर ट्रांसेंड द लिमिट लेड डाउन बाय माई माइंड। ठीक है, तो कांट के अनुसार जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वी कैन नेवर ट्रांसेंड द लिमिट लेड डाउन बाय माई माइंड। अब ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के बाद हम आते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेलिटी। ये कांट की थ्योरी ऑफ कॉजेलिटी क्या है? कांट कहता है द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। अब हमें यहां देखना है, ये चीज तो कांट के पहले जितने फिलोसफर्स थे वो भी मानते थे, ह्यूम को छोड़ के। ह्यूम कहता है कि द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज प्रोबेबल। वह अनिवार्य संबंध नहीं मानता, वह कहता है कि कारण और कार्य में एक संभाव्य संबंध होता है। लेकिन कांट कहता है कि यूनिवर्सल और नेसेसरी रिलेशन होता है कॉज और इफेक्ट में। इसके लिए वो लॉजिक क्या देता है कांट, कैसे होता है? कहता है कि वह हीट और फायर और हीट का एग्जांपल देता है कि फायर और हीट का जो सेंसेशंस होता है इसको भी स्पेस एंड टाइम से गुजरना पड़ता है, और स्पेस और 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग से गुजरना पड़ता है। तो जो 12 मोड्स होते हैं, 12 कैटेगरीज होती हैं, आपको मैंने बताया अभी कि पर्टिकुलर सेंसेशन के लिए पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है जो कॉजेलिटी बताने के लिए होती है। तो फायर और हीट का जो सेंसेशन हमारे अंदर आता है, जब वो स्पेस एंड टाइम के बाद जब 12 कैटेगरी में जाता है, जिस कैटेगरी में जाता है, तो हमें उसका साइमल्टेनियसली ऑकरेंस होता है, उसका हमें साथ साथ दोनों की जानकारी होती है, फायर की भी हीट की भी। ये तर्क देता है कांट। इसीलिए कहता है कि द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कांट की फिलॉसफी में स्पेस एंड टाइम। नहीं, इसके पहले एक और था पॉइंट, कोपरनिकस रिवॉल्यूशन। कांट की फिलॉसफी को कोपरनिकस रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था कि सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य का चक्कर लगाते हैं, न कि सूर्य अन्य प्लैनेट्स का चक्कर लगाता है, एक तरह से वो कोपरनिकस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो कांट ने भी मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी के क्षेत्र में एक कोपरनिकसी क्रांति ला दी थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि बिफोर कांट माइंड हैज टू रीच ऑब्जेक्ट टू नो इट, एंड आफ्टर इट द प्रोसेस वाज रिवर्स्ड। कांट के पहले हमारे माइंड को वस्तुओं को जानने के लिए वस्तुओं के पास जानना पड़ता था, लेकिन कांट के बाद कांट ने कहा नहीं, किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें संवेदनाओं के माध्यम से होता है, और संवेदनाएं वस्तुओं से उठती हैं और वो स्पेस एंड टाइम को क्रॉस करती हैं, उसके बाद 12 कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्रॉस करती हैं, उसके बाद हमें प्रॉपर नॉलेज होता है, सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट होता है। तो हमारे माइंड को वस्तु के पास नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वस्तुओं को भी हमारे माइंड के पास आना पड़ता है, ये बोलता है। और दूसरा, कांट इज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग और नॉलेज। आप जानते होंगे कि कांट ने मेटाफिजिक्स, जो दर्शन की दिशा थी वेस्टर्न फिलॉसफी की, उसको मेटाफिजिक्स से उसने एपिस्टेमोलॉजी की तरफ कर दिया था। इसीलिए इनको जो है कहा जाता है कि इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया था, कोपरनिकस रिवॉल्यूशन कर दिया था। और गॉड के संबंध में, नोमेना के संबंध में, ही इज कंसीडर्ड टू बी एज एग्नोस्टिक फिलोसफर और स्केप्टिक फिलोसफर, या कांट को एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिक भी कहते हैं, ज्ञानमीमांसी संशयवादी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्पेस एंड टाइम की बात करेंगे। स्पेस एंड टाइम क्या है? स्पेस एंड टाइम के संबंध में कांट का व्यू है कि वी आर नॉट इन स्पेस एंड टाइम बट स्पेस एंड टाइम विद इन अस। हम स्पेस एंड टाइम के में नहीं है, बल्कि स्पेस एंड टाइम हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि इस एक्सटर्नल वर्ल्ड की सारी चीजें स्पेस एंड टाइम में ही घटित होती हैं। ठीक है, इसी संबंध में कांट ने इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दिया था कि हम स्पेस एंड टाइम में नहीं है, सारी वस्तुएं स्पेस एंड टाइम में नहीं है, बल्कि
स्पेस एंड टाइम ही हमारे अंदर है। ठीक है। अब कांट जो कहता है नोमेना के बारे में कि नोमेना इज अननोन एंड अननोएबल, तो यहाँ पे कांट की आलोचना होती है। वो आलोचना कौन करता है? हीगल करता है। हीगल कहता है कि हाउ डू यू नो दैट नोमेना इज अननोन एंड अननोएबल? Only unthinkable thing can only be unknown and unknowable, according to Hegel. And knowability is depend on absolute mind और God's mind. Hegel absolute mind और God's mind की बात करता है, absolute idea की बात करता है। ठीक है। Hegel आलोचना करता है कांट की। फिर आइडियलिज्म के संबंध में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हमने बर्कले की चर्चा की और कांट की। हालांकि आज टॉपिक हीगल का नहीं है मेरा, लेकिन चूंकि रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो बर्कले ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया था, तो बर्कले का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था वो क्या था? वह एक्सटर्नल वर्ड को रियल नहीं मानता। कहता है एक्सटर्नल वर्ड क्या है? प्रोजेक्शन है, मेंटल प्रोजेक्शन है, दैट इज नॉट रियल। लेकिन जब हम हीगल की बात करते हैं तो हीगल कहता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन और मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स माइंड और एब्सोल्यूट माइंड। तो जो हीगल का आइडियलिज्म है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ठीक है। मैं समझता हूं अपने इस शॉर्ट लेक्चर में आप लोगों को कांट को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी, और कोशिश करता हूं कि अपने मीडिया सेंटर के माध्यम से इन फ्यूचर और लेक्चर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा इस संबंध में, अगर आपकी क्यूरियोसिटी होगी, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।